Hello learners, today I will discuss economic planning, its meaning, concept, need, objectives and different types of planning. It covered the syllabus of BA Final 6th semester Unit 3rd. This is the part 1. So, I am Rajni Goyal, Assistant Professor of Economics, Government College Chachroli, Yamunanagar, present this topic. And in second part, we will discuss achievements, failures of planning and what is Niti Aayog. So, first of all, we will discuss what is economic planning and why there is a need for economic planning. So, after independence, the condition of Indian economy at the time of independence was very stagnant and backward. और इस कंडीशन से हमें बाहर निकलने के लिए हमारे जितने भी इकोनॉमिक लीडर्स थे, जितने भी कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स थे, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ कंडीशंस हैं जो बैड कंडीशंस थी उनसे बाहर निकाल सके. तो सो फॉर दिस एवरेज स्ट्रेटजी फॉर एन इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग हैड टू बी गेन. तो वो वाई देर इज अ नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, उसकी प्लानिंग की जरूरत क्यों थी? तो बिकॉज देर आर डिफरेंट रीजन्स, देर वर डिफरेंट रीजन्स जिनके कारण इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र. निर्धनता का दुष्चक्र से क्या मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था एक उसमें सर्कल में घूमती है, जब इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम कम होगी, इनकम कम होने से सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होने से फर्दर इन्वेस्टमेंट कम होगी. तो एक जो चक्र ऐसा चलता रहता है जिससे कि अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट रहती है और बैकवर्ड रहती है. इस कारण से हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड थी. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, एज वी नो, फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो फॉरेन ट्रेड की रफ्तार को तेज करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी जो कि अर्थव्यवस्था को स्टेगनेंट की अवस्था से बाहर निकाल सके. नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकीकरण करने के लिए अर्थव्यवस्था में एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी. पॉपुलेशन प्रेशर, कंट्री में जो जनसंख्या है वो लगातार इंक्रीज हो रही थी. पॉपुलेशन प्रेशर को देखते हुए भी कुछ ऐसी नीतियां बनाई जानी थी जिसे हम इन अपनी जो पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसको भी सभी सोर्सेज को प्रोवाइड करा सके. पावर्टी एंड लेस पर कैपिटा इनकम, जो निर्धनता है वो काफी अधिक थी. पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी. पर कैपिटा इनकम इट मींस जितनी हमारी इनकम थी, नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम दैट वाज वेरी लो. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक साधन थे, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड थी. सो देयर इज इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके अंतर्गत हमने 5 ईयर प्लान्स को रखा. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. It was to formulate plans for the economic development of the country on the basis of available physical capital and natural resources. जितने भी अर्थव्यवस्था में फिजिकल कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी के बेस पर एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, जो कि हमारे जिसके डिफरेंट फंक्शंस थे. तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वर टू एस्टिमेट द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि कंट्री में भौतिक साधन कितने हैं, पूंजी के साधन कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय साधन कितने हैं. जितने भी किसी भी कंट्री में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कंट्री के मानवीय साधनों में आते हैं. तो उनका हम किस तरह से प्रॉपर यूज कर सकें. टू प्रिपेयर प्लान फॉर मेकिंग इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको उनका इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन करने के लिए. डू डिटरमिन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए. टू इंडिकेट दोज फैक्टर्स टू द गवर्नमेंट विच चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन फैक्टर्स को गवर्नमेंट के इंडिकेट करना जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. टू एडवाइज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेशल मैटर्स रेफर्ड. प्लानिंग कमीशन इसलिए भी बनाया गया था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइज करेगा जो भी हमारे स्पेशल मैटर्स थे. So what is the meaning of planning? Economic planning refers to that process in which a central planning authority, जो एक केंद्रीय अथॉरिटी होती है प्लानिंग नियोजन
अधिकारी होते हैं, वो कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर मेक्स एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनको नियंत्रित करते, जो भी निर्धारित हमारे उद्देश्य हैं, टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, को काम करता है। तो भारत में कई कारण हैं, कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता थी, पूंजी की कमी, श्रम उत्पादकता कम थी, धन तथा आय के वितरण में असमानता, उन सभी को देखते हुए एक कंट्री में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग की रचना की गई ताकि हम अर्थव्यवस्था में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके। सो इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑफ 5 ईयर प्लान्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके। सो नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। वो 5 ईयर प्लान्स क्या थे? द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन पार्ट ऑन प्लानिंग थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान्स, जो कि हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। जब पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी होती हैं? जिसमें 5 साल के लिए एक योजना बना दी जाती है। तो इंडिया ने अपने 12 प्लान कंप्लीट किए हैं। उनकी ड्यूरेशन ये है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू हुआ, 56 तक हमारा चला। सेकंड 5 ईयर जो प्लान था वो 56 से लेकर 61 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66। उसके बाद हमारे पास 3 1 ईयर के प्लान थे, जो कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। तो थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान में यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस है। तो जो ये 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास 3 1 1 ईयर के प्लान्स थे। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 तक। नेक्स्ट 74 टू 78। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान हमारे पास 1980 से 85 तक। देन सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक। उसके बाद फिर 2 1 1 ईयर के प्लान थे, 1990 से 91 और 1991 से 1992। देन 8th 5 ईयर प्लान 1992 टू 97। 9th 5 ईयर प्लान 97 to 2002, then 10th 5 year plan 2002 to 2007 and then 11th 5 year plan 2007 से लेकर 2012। और जो 5th 5 year plan था वो हमारा कंप्लीट हुआ है 2012 से 2017। उसके बाद से अब कोई प्लानिंग नहीं है, अब जो भी काम है वो हमारा नीति आयोग करता है। जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग का। सो दीज आर द डिफरेंट 5 year plans। सो नाउ वी विल डू व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किन किन चीजों को लेकर चलता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेमोक्रेटिक प्रजातंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया जाता है। जितने भी प्लान्स हैं और उन्हें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा फाइनल रूप दिया जाता है। और उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। और देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन सारे सदस्यों की या जो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी अध्यक्षता करता है। और इसमें ही जो पंचवर्षीय योजनाएं हम बनाते हैं इसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके सदस्य होते हैं, उन सभी की राय ली जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो प्लानिंग है दैट इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसमें हमारे पास। डिफरेंट सेक्टर का मतलब है कि सभी क्षेत्रों को लिया जाता है इसमें, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। तो सभी सेक्टर्स को इसमें लिया गया है। और जो सभी सेक्टर्स हैं उन्हीं सभी के विकास को ध्यान में रखा जाता है। केवल एक ही सेक्टर का विकास ना करके बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान्स। जो भी योजना बनाई जाती है वो सेंटर के साथ साथ स्टेट की भी प्लानिंग की जाती है। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जितनी भी खर्च की जाने वाली राशि है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, निर्धारित कर ली जाती है कि कितनी राशि हमें खर्च करनी है।
तो जितनी भी राज्य की योजना है उसको अलग से स्टेट प्लानिंग बोर्ड है वो उसको करता है और राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? जो जितनी भी प्लानिंग्स की जाती हैं दैट इज टोटली फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स किस सेक्टर को, किस एरिया को, किस एक्टिविटी को कितना फाइनेंस दिया जाएगा, कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है और उनके ऊपर कितनी राशि खर्च की जाएगी उसे हम ध्यान में रखते हैं। डिफाइंड टाइम पीरियड, जो प्लानिंग है वो एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए है, 4 ईयर 5 ईयर के प्लानिंग के लिए है। जो एक निश्चित समय अवधि होती है कि 5 ईयर की अवधि है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जो सभी योजनाएं हैं वो 5 ईयर प्लानिंग ही चली है। एक दो प्लानिंग थी, जैसे थर्ड प्लानिंग थी वो हमारी 4 ईयर्स में कंप्लीट हो गई थी, 4 ईयर चली थी। इसी तरह जो 7th प्लान था वो भी हमारा 1 साल कम चला था। तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बाकी जो प्लानिंग है दैट इज ऑफ 5 ईयर। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो भी प्लानिंग की जाती है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा की जाती है, जो सब कुछ ये डिसाइड करता है कि क्या क्या करना है, कितना करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू एंड हाउ टू डू, किसके लिए करना है, किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो सभी को डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए सारी प्लानिंग की जाती है। जो भी काम किया जाता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि हर बार हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लेवल को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस करना। तो इस तरह से डिफरेंट जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए काम किया जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, जितनी भी प्लानिंग है दैट इज टोटली ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, उसके ऊपर पूरा सरकार का नियंत्रण होता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों तरह से प्लानिंग की जाती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की जाती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाती है। स्लोगन्स, डिफरेंट हमने स्लोगन्स रखे थे, जैसे कि एक हमारे पास था अनाज में आत्मनिर्भरता, समता के साथ विकास, और एक में हमारा था पावर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम था हमारा, इसका जो स्लोगन था। और एक हमारे पास जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका था तीव्र दीर्घकालीन व अधिक समावेशी विकास। इस तरह से अलग अलग स्लोगन्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। जितनी भी प्लानिंग की जाती है दैट इज टोटली कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि किसी एक क्षेत्र का विकास ना करके सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाता है। तो जो प्लानिंग है दैट इज टोटली कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि क्या क्या फीचर्स हैं इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के। नाउ वी विल डू व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वी विल डू इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव है, वो हमने इंक्रीज करनी है। किसी भी कंट्री की जो मेन सोर्स होता है, मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम देखते हैं कि मुद्दा है कि उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है या उसका पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो देश के विभिन्न जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग है, उन सभी के उत्पादन में वृद्धि करना और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जितनी भी आय की असमानताएं हैं उसमें कमी करना। ये भी आर्थिक विकास का, आर्थिक योजना का एक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम इसे कम कर सकते हैं ताकि जो इनइक्वालिटीज हैं उसको दूर किया जा सके और सभी के लिए इकोनॉमिक जस्टिस हो सके। टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कि जितनी भी अगर कोई क्योंकि हम जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से पॉवर्टी काफी अधिक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो है टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहे, कीमतों में स्थिरता रहे, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी उतनी ही अर्थव्यवस्था में इनस्टेबिलिटी आएगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ाना, इसका एक उद्देश्य है कि जो रोजगार है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जो भी सरकार अपने उनको दे सकती है, सामाजिक सुरक्षा दे सकती है, आर्थिक कल्याण कर सकती है, बेरोजगारी, दुर्घटना,
हमारे अंदर कई बार इस चीज का भय बना रहता है कि कभी अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, या फिर जो बुढ़ापा आता है तो उसमें हम किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। तो उसके लिए सरकार काफी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करती है, और ताकि लोगों को कुछ काफी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, तो वो सोशल सिक्योरिटी में है। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि जो कंट्री है उसके लोगों को सोशल सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, अधोसंरचना का विकास करना। इसमें हमारे पास आता है कि एनर्जी को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, सड़कों का किस तरह से विकास कर सकते हैं, रेलवे, बंदरगाहों, इन सभी का विकास शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमने आधारभूत जो संरचना है उसका भी विकास करना है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण में वृद्धि करना एक मेन उद्देश्य है। पूंजी निर्माण में वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ाया जाता है ताकि जो पूंजी आर्थिक विकास है उसकी गति को अधिक प्राप्त किया जा सके। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि कंट्री में 2 बार युद्ध हुए हैं तो उसके बाद जो भी वार डैमेज कंट्रीज होती हैं, कोई भी जो नुकसान होता है, तो इन इकोनॉमिक प्लानिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि उस कंट्री इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को रिकंस्ट्रक्ट करना, किस तरह से हम उसको दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किस तरह से उसको हम अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, जो इंडिपेंडेंस से पहले या फिर 1966 जब हरित क्रांति आई थी उससे पहले हमारा जो देश है वो बाहर से हम काफी सारे अनाजों का आयात करते थे, तो उस आयातों को रोकने के लिए 1966 में हरित क्रांति की गई। तो किस तरह से हम अनाज में या जो बाकी सर्विसेज हैं, उद्योगों में किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए और देश का जो उत्पादन है वो देश की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सके। ये भी एक मेन उद्देश्य होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक माइनर सा डिफरेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी ग्रोथ रेट एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक वेलफेयर को भी बढ़ाना है हमने, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीन्स टू इंक्रीज द to increase the national income as well as per capita income of the country. Modernization of various economic sector, जितने भी सेक्टर्स हैं उनका आधुनिकीकरण करना, उनको मॉडर्नाइजेशन बनाना, क्योंकि अगर हम न्यू टेक्निक को नहीं अडॉप्ट करेंगे, मॉडर्न नहीं होंगे, समय के साथ साथ नहीं चलेंगे और हमारी जो तकनीक है अगर वो पुरानी रहेगी तो फिर हम दूसरी कंट्रीज से compete नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं, चाहे वो कृषि है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को अपनाना ये भी हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। So these are the different objectives of economic planning. Now we will do types of economic planning की different economic planning की types क्या हैं, आर्थिक नियोजन के प्रकार। So first of all we will do comprehensive या जर्नल प्लानिंग एंड पार्शियल प्लानिंग। नाम से क्लियर है, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स व्यापक, सामान्य। तो इस तरह की जो प्लानिंग है इट रेफर्स टू प्लानिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा, एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एलोकेटेड अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। जितनी भी सेक्टर्स हैं उसमें हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के लिए नियोजन किया जाता है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म जितनी भी सेक्टर्स हैं सबको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इस जो कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल प्लानिंग है उसका कुछ डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है कि अगर हमें किसी स्पेशल कोई प्लानिंग करनी है तो वो हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव और जर्नल प्लानिंग।
नेक्स्ट इज पार्शियल प्लानिंग. इट रेफर्स टू दैट प्लानिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि अगर हमें किसी विशेष क्षेत्र के ज्यादा उसको मजबूत करना है या उसके लिए ज्यादा जरूरत है तो हम पार्शियल प्लानिंग करते हैं. इन दिस ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज एलोकेटेड. इट इज शॉर्ट टर्म मेथड विच इज अडोप्टेड टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए किया जाता है. सो पार्शियल प्लानिंग केवल किसी विशेष योजना के लिए बनाई जाती है और इसमें सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं की जाती, तो केवल एक या दो क्षेत्र को ही जो वित्तीय संसाधन है वो आवंटित किए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड जर्नल प्लानिंग. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, भौतिक नियोजन एंड वित्तीय नियोजन. सो भौतिक नियोजन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ प्लान्स आर मेड कीपिंग इन व्यू द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. जो भी देश के भौतिक साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए की जाती हैं. एंड द टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लोथ, शुगर, स्टील आर फिक्स्ड बाय टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. जैसे कि अगर हमें किसी योजना का निर्माण करना है तो हम देखेंगे कि देश में साधन कितने उपलब्ध हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेज हैं. उन्हीं को देखते हुए ही लक्ष्य तय किए जाते हैं. जैसे कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, वो सारे जो किए जाएंगे वो केवल फिजिकल जो भी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं फिजिकल प्लानिंग. तो फिजिकल प्लानिंग करते हुए इसका फायदा ये है कि उतने ही केवल लक्ष्य रखे जाते हैं जितने कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग. इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग टारगेट्स आर फिक्स्ड इन मॉनेटरी टर्म्स नॉट इन फिजिकल. यहाँ पर हम जो टारगेट्स हैं वो मौद्रिक रूप में हम आंकड़ों के बेस पर हम रखते हैं. वित्तीय संसाधनों मुद्रा के रूप में तय किए जाते हैं कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि की जानी है, निवेश या बचत की कुल कितनी मात्रा होनी चाहिए, कृषि उद्योग के विकास पर कितना धन खर्च किया जाएगा. तो इस तरह की जो प्लानिंग की जाती है दैट इज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. In this planning, it is to be decided that how much amount is to be spent on different sectors, that is agriculture, industry, and also decided that what should be achieved in physical terms. Physical terms में हम इसमें क्या अचीव करेंगे और यह निर्धारित किया जाता है कि योजना में किस तरह से सिंचाई पर खर्च किया जाना है. निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से हमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पर कितना कितना धन खर्च किया जाना है, तो किस तरह से प्लानिंग की जाती है. नेक्स्ट है दिस इज द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. सेंट्रलाइज प्लानिंग नाम से क्लियर, सेंट्रलाइज का मतलब है कि केंद्रित एक ही जगह पर केंद्रित करना. तो इन दिस सेंट्रलाइज प्लानिंग द फ्रेमिंग, अडॉप्टिंग, एग्जीक्यूटिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान इज डन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. जो भी केंद्रीय योजना है, एक अथॉरिटी है, वही सब चीजों का डिसाइड करती है कि कैसे उसको फ्रेम करना है, अडॉप्ट करना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग कम्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. दिस प्लान डिटरमिन्स द क्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड कोहेंसन. मतलब कि ये इस चीज को डिसाइड करती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और कोहेंसन, सारा कुछ टॉप टू बॉटम आता है. ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन इन अकॉर्डेंस विद goods and targets are fixed by the central planning authority. All economic decisions are exclusively decided by the central authority. जो भी प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग अथॉरिटी है, वही सब चीजों का को निर्धारित करती है. चाहे जो नीति है वो स्टेट के लिए बन रही हो या फिर लोकल बॉडीज के लिए बन रही हो, तो जितना भी काम होता है वो संपूर्ण काम पर केंद्रीय सरकार का ही पूरा नियंत्रण होता है. Next है decentralized planning. Decentralized planning. In this plan is framed by the central planning authority by consulting different administrative units of the country. जो प्लानिंग की जाती है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो बॉडीज हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन सभी के डिसीजन से
कंसल्ट करके जो प्लानिंग की जाती है, दैट इज फ्रॉम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. प्राइसेस डिटरमिन्ड बाय मार्केट मैकेनिज्म इवन दो गवर्नमेंट कंट्रोल्स. जो प्राइसेस हैं वो मार्केट मैकेनिज्म से, गवर्नमेंट कंट्रोल से डिसाइड होती हैं. मार्केट मैकेनिज्म इज दैट इन विच डिमांड एंड सप्लाई determines how prices are determined. जो डिमांड और सप्लाई है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. नाउ वी हैव to choose between centralized and decentralized planning. So decentralized planning is superior to centralized planning as it provides economic freedom and flexibility in the economy. And in centralized planning, plan is formulated by central authority. On the other hand, decentralized planning is formulated by central authority by consulting with related administration. So we can say that जो decentralized planning है that is more superior, क्योंकि यहाँ से जो नीचे के होते हैं, नीचे तबके के, उनसे भी हमें कंसल्टेंसी मिल जाती है कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के व्यू से जो कोई नीति नीचे आएगी, हो सकता है कि वो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वो सही ना हो. तो अगर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगी तो वहां पर हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि जो लोग हैं, जनता है, वो एक्चुअल में क्या है, ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटीज हैं वो क्या है. सो नेक्स्ट इज प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट. प्लानिंग बाय डायरेक्शन नाम से क्लियर है, जो निर्देश द्वारा नियोजन होगा, एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट जो कि प्रोत्साहन से नियोजन होगा. प्रोत्साहन मीन्स मोटिवेशन. सो प्लानिंग बाय डायरेक्शन इट इम्प्लाइज कंप्लीट सेंट्रलाइज प्लानिंग विद नो फीचर ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी. किसी तरह की कोई प्राइवेट इकोनॉमी नहीं है. देयर विल बी वन सेंट्रल अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लान्स, डायरेक्ट एंड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान. जो भी प्लानिंग होगी वो डायरेक्शन से होगी, डायरेक्शंस दी जाएंगी, और किसी भी तरह की कोई मोटिवेशन नहीं है या कोई भी कंसल्टेंसी नहीं है. व्हाट, हाउ मच, फॉर whom टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी. दिस प्लानिंग वाज फाउंड इन दीज कंट्रीज, रशिया, चाइना, क्यूबा एक्सेट्रा. जिसे हम बोल सकते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, सब कुछ जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन से होती है. जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं उनमें इस तरह से ज्यादा रहता है. प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट. इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग देम नेसेसरी इंसेंटिव्स. इस तरह की प्लानिंग में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको न्यू न्यू इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिससे कि ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो फर्दर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें. सो प्राइवेट सेक्टर इज इंड्यूस टू प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू सेट टारगेट्स थ्रू द मीडियम ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. कि उनको एक तरह से इंड्यूस किया जाता है कि वो प्रोड्यूस करें, कंज्यूम करें और डिस्ट्रीब्यूट करें. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज मेनली फाउंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया. इन प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म एंड पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग. Prospective short-term planning. This type of planning related to targets to be achieved in near future. जो near future में हमें targets achieve करने हैं. It is more flexible in nature. These plans are made keeping in view the current business environment. जो भी हमारे short term plans होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. और जो perspective planning है, long term plans हैं, is long term planning where targets are fixed for long period, that is 15 to 25 years, and it is prepared keeping in view the future economic conditions and requirements. Long term targets are divided into short term program and other. After achieving short term program results in preparing the ground for long term targets. तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. नेक्स्ट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग जिसे हम किस तरह वो कर सकते हैं एक्सप्लेन. इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग देयर इज नो नीड टू बिल्ड अप न्यू स्ट्रक्चर. कोई नया स्ट्रक्चर बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है. रादर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज करेक्टेड एंड मॉडिफाइड. जो पुराना स्ट्रक्चर है उसी को ही करेक्ट एंड मॉडिफाइड किया जाता है. इट विल ओनली रिपेयर नॉट बिल्ड अ
न्यू, किसी भी तरह से कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। तो ये हमारी है फंक्शनल प्लानिंग, क्रियात्मक, जो भी क्रियाएं की जानी है, संचालन किया जाना है, वो देश की वर्तमान आर्थिक जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ इंप्रूवमेंट्स होती हैं। एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, सारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है एंड अ न्यू स्ट्रक्चर इमर्ज। इट कैन हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। द कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना फॉलोज दिस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग। डेमोक्रेटिक प्लानिंग नाम से क्लियर है कि एक ऐसी प्लानिंग जो भी लोगों के कंसेंट ऑफ पीपल्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तब प्रिपेयर की जाती है। प्रजातांत्रिक है, जो पीपल इंजॉय इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम, पीपल आर फ्री टू कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेटिक प्लानिंग, इंडिया में हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइस मैकेनिज्म भी है, गवर्नमेंट डिसीजंस भी हम लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लानिंग है, इन दिस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जितनी भी सारे कंट्रोल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं ले सकता। इकोनॉमिक डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस और प्राइस मैकेनिज्म। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सभी कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट के अंडर कंट्रोल रहते हैं। सर्वाधिकारवादी योजना, जिसमें कि सभी के सभी डिसीजंस हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या है, किस तरह से है, कैसे करना है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सो इस पार्ट में हमने किया कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।